जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में जिसका नाम है रेलवे साइंस सीरीज। रेलवे साइंस सीरीज में जैसे ही आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10,000 प्लस क्वेश्चन। 10,000 प्लस क्वेश्चन, जी हाँ, 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे स्टोरेज और कलेक्शन कर रखा है। ये सारे क्वेश्चन जो है एलपी में, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, जेई में, आरपीएफ में और ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे हुए, उस सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने 10,000 प्लस करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये सारे 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको हम पार्ट वाइज में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज हमारा 10,000 प्लस क्वेश्चन का सबसे पहला लेक्चर है। आज हम लोग करीब 1 से लेकर 30 तक देखेंगे। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सब क्वेश्चन में करीब करीब आपको 50 प्लस क्वेश्चन सबको देखने को मिलेंगे। यानी अब जितने वीडियो आएंगे सब में 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है, ये 10,000 प्लस क्वेश्चन ख़त्म कब होगा? तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाला आपका जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे आप एलपी में बैठ रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन में बैठ रहे हो, या आने वाला एग्ज़ाम जो है आरपीएफ अभी फॉर्म फिल होने वाला है या ग्रुप डी होने वाला है, ये सब का CBT 1 होने से पहले आपको सारा ये 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा सारे वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिएगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आएंगे आपको साइंस के। मैं गारंटी देता हूँ कि 35 प्लस आप करके आइएगा यहाँ से, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देख लेते हैं 10,000 तो। ठीक है, यानी यही हाल सबका है। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन में कम से कम मैं गारंटी देता हूँ 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा और ये बहुत बेनिफिशियरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए अपने चलते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन के जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला जो भी वीडियो रहेगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यानी वायु का प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन मेरे पास है SA2CO, ऑक्सीजन, H2S, यानी SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 का मतलब ऑक्सीजन और H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? तो हमारा ये कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी तरह से कोई प्रदूषक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई, यानी प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है किस जगह पे हुई? तो पहला ऑप्शन अपने पास है, पृथ्वी पर हुई है, या हवा में हुई है, या जल में हुई है, या किसी अन्य ग्रह पे हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल में हुआ। यानी प्रथम जीव यानी प्रथम लाइफ जो हुआ है कहाँ पर उत्पत्ति हुआ, यानी कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो हमारा जल में हो जाएगा। और जल में भी कहाँ पे हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा तालाब में। कहाँ हो जाएगा? तालाब में। यानी जीवन की उत्पत्ति जो हुआ है एक तालाब में हुआ। और जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किस चीज़ की हुई है? तो ये हमारा होता है नील हरा शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी सबसे पहला जीव की उत्पत्ति किसकी हुई है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल की हुई है। और कहाँ हुई है? तो ये हमारा जल में हुई है। जल में भी कहाँ हुई? तो एक तालाब में हुई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन को किसने सत्यापन किया था? यानी कोई भी जीव की उत्पत्ति जो होती है वो जीव से ही होती है, तो इस कथन को किसने सत्यापन किया था? तो ऑप्शन हमारा है लुईस पॉस्चर, वॉन हेलमेंट, रॉबर्ट हुक और ओपेरिन। तो इसका ऑप्शन हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ओपेरिन। ओपेरिन ने बताया था कि कोई जीव जो होती है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो जीव से ही होती है। इसका सत्यापन यानी इसको वेरीफाई कौन किया था? तो हमारा ओपेरिन ने किया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन लुई पॉस्चर। तो लुई पॉस्चर क्या किया है? पॉस्चराइजेशन होता है, यानी पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है। इसको खोज किसने किया है? तो ये हमारा लुईस पॉस्चर ने किया है। ठीक है, अब आपको पूछे रॉबर्ट हुक क्या है? तो कोशिका का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि पहला जीव का खोज किसने किया है, तो हमारा वो भी ऑप्शन, अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? यानी पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन मेरे पास है फूल से, पत्ती से, फलों से या बीज से। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बीज से। यानी कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं वो किस से प्राप्त होता है? तो वो कॉफ़ी के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकोटीन पाया जाता है, यानी निकोटीन जो होता है किस में पाया जाता है? चाय में होता है, तंबाकू में, कॉफ़ी में या नीम की पत्ती में? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तंबाकू में। यानी तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे चाय दिख रहा होगा, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में जो होता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। अगर पूछ लेगा कि चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा क्या? कैफीन। कैफीन, अगर कैफीन आंसर ना रहे तो उसमें कर दीजिएगा आप थीन। ठीक है, क्या होता है? थीन। यानी चाय में थीन पाता है या कैफीन पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा टैनिक अम्ल हो जाएगा, टैनिक एसिड। ठीक है, आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉफ़ी दिख रहा होगा, यानी कॉफ़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें जो होता है क्लोरोजेड अम्ल पाया जाता है। यानी क्लोरोजेड अम्ल किस में पाया जाता है? तो हमारा हो गया कॉफ़ी में। पूछेगा कौन सा नशीला पदार्थ कॉफ़ी में पाया जाता है? तो इसमें कैफीन। चाय में हो गया, कॉफ़ी में हो गया, सब में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कीट भक्षी पौधा है, यानी इनमें से कौन जो है कीट भक्षी पौधा है? ऑप्शन अपने पास है, अम्ब्रेबेल है, गुलाब है, ड्रोसेरा है, नागफनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा, यानी सी नंबर। ड्रोसेरा जो है एक कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा होता क्या है? देख लिए क्या होता है, हर एक इंसान को, हर एक जीव को जो होता है नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो अपना किसी न किसी तरह से नाइट्रोजन पृथ्वी से ले लेता है वो। लेकिन क्या होता है, एक कीट भक्षी होता है, एक पौधा होता है जिसको नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो वो क्या करता है, एक ऐसा फूल होता है जिसमें वो क्या होता है कि कोई भी कीड़ा आता है, तो जैसे ही फूल में कोई कीड़ा पहुँचता है तो क्या करता है पौधा, वो कीड़ा अपने आप से, कीड़ा जैसे अंदर एंट्री मारा, वो अपने आप ये फूल जो है बंद हो जाता है। अब कीड़ा में जो नाइट्रोजन होता है वो उसके द्वारा जो है कीट भक्षी पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन का पूर्ति करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ड्रोसेरा क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? यानी डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसको मिला था? तो ऑप्शन मेरे पास है, वॉटसन क्रिक, डॉक्टर एजी खुराना, रॉबर्ट हुक या ब्रिग्स एवं किंग ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले क्या डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी के हिसाब से उसको नोबेल प्राइज 1962 ईस्वी में मिला था उसको। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आनुवंशिकता का जन्मदाता कौन है? यानी आनुवंशिकता की खोज किसने की, या इसको बोल सकते हैं कि जन्मदाता कौन है? ऑप्शन मेरे पास है, लेमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंडल साहब, यानी ग्रेगर मेंडल जो है आनुवंशिकता का खोज की थी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आलू क्या है? क्वेश्चन हमारा कि आलू जो है वो क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आलू जो है एक क्या है? तना है। आलू क्या है? एक तना है। ठीक है, जड़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आलू अगर नीचे होता है तो तना की मत, तना हो गया हमारा प्याज हो गया, प्याज भी एक हमारा क्या है? तना है। जैसे अदरक कहते हैं, अदरक क्या है? अदरक भी हमारा एक तना है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान दीजिएगा। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और क्या बोलते हैं आलू हो गया, इतने सब तना की गिनती में आता है। ठीक है, तो जड़ में कौन आता है? जैसे जड़ में शकरकंद, शकरकंद क्या एक जड़ का है, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, सब जड़ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? यानी चेचक का जो वैक्सीन था, चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन हुआ सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन मेरे पास है, लुइस पॉस्चर, लिस्टर, डॉक्टर जेनर और या सॉल्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर जेनर। जेनर ने सबसे पहले, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले हमारा चेचक की खोज की थी। किसकी खोज थी? चेचक की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली गैस, यानी कौन सी गैस निकलती है? यानी वाहनों से जब वाहन चलती है तो वाहनों से जो गैस निकलती है, यानी धुआं जो निकलती है, उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन अपने पास है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मार्स गैस है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है गाड़ियों से मेनली निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाना बनाने में किया जाने वाला गैस कौन सा है? यानी हम लोग घर में खाना LP जो सिलेंडर जो यूज करते हैं, यानी खाना बनाते हैं
उसमें कौन सा गैस यूज होता है? ऑप्शन अपने पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सर। किसका हो जाएगा? ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। मीथेन जो होता है हम लोग घर में जो यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है। ठीक है, तो मीथेन यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस से? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है इसको, मीथेन को। इसका फार्मूला होता है CH4। किसका होता है? CH4 मीथेन का होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ इनमें से यूज होता है? ऑप्शन अपने पास है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल, यानी साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी मनुष्य में जो खून की जो शुद्धिकरण होती है वो किस प्रोसेस द्वारा किया जाता है, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपने पास है डायलिसिस, हेलोलिसिस, पायरोलिसिस या मैकेनिकल ऊर्जा। तो हमारा हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस द्वारा जो किडनी बीमारी होता है, इसको खून की कमी होता है, किडनी जैसे क्या होता है हमारा जब खराब हो जाता है तो हमारा ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इस कारण से हम लोग क्या होता है एक अलग से उसका युक्ति लगाया जाता है जिससे हम लोग डायलिसिस करते हैं। खून का बार बार उसमें डायलिसिस किया जाता है, सफ़ा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी विटामिन जो मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, कौन सी विटामिन? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। किसको? एस्कॉर्बिक एसिड से किसको जानते हैं? विटामिन सी को। अपने पास विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यानी विटामिन डी। इसमें क्या होता है कि रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी आपको दिख रहा है, विटामिन बी को हम लोग थायामीन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि विटामिन ए का खोज किसने किया, तो विटामिन ए का खोज फंग ने किया है। विटामिन बी का भी खोज किसने किया है? तो फंग ने किया। नहीं, ए और बी का फंग ने किया, विटामिन सी का जो किया अल्कोट ने किया। ठीक है, और विटामिन डी का जो खोज किया है हॉपकिंस किया। किसने किया? हॉपकिंस। यानी विटामिन डी का खोज जो है, इसका खोज जो है विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया खोज। विटामिन सी का खोज जो किया अल्कोट ने किया। किसने किया? अल्कोट ने। और विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किया हुआ किसने किया? ये हमारा फंक ने किया। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्लियर विटामिन से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज़। मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायाबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो डायाबिटीज़ निम्न में से किस में कमी से डायबिटीज़ होता है, यानी मधुमेह होता है। हमारा किस क्या ऑप्शन हमारे पर क्या है? ग्लासिन है, हिस्टोमिन है, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हमारा की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे आता है? हीमोग्लोबिन क्या पाया? हमारे ब्लड में पाया था, आरबीसी में पाया था। ये क्या करता है? तो हमारे जो होता है पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुँचाने का काम पहुँचाने का काम करता है। कौन? हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पौधे एवं पेड़ों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी पेड़ और पौधे जो होते हैं अपना खाना तैयार करते हैं, तो उस तैयार किए हुए खाना को किस प्रोसेस से किया जाता है वही आपसे पूछ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट सिस मोटाबेलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। यानी पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, यानी जैविक सिस्टम यानी हमारा जो हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया जो हम लोग का चल रहा है। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम क्या, हमारा पेट हो गया, अंदर अपना खाना कैसे पच रहा है, सब क्या हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, यानी जैविक सिस्टम हो गया। तो वही पूछ रहा है कि उस जैविक सिस्टम को रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए, यानी हमारा रिएक्शन तेज हो, उसमें से क्या कौन सी पदार्थ जो है उसमें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारे पास है बैक्टीरिया, डीएनए, इंसुलिन या एंजाइम।
तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो होता है हमारे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करता है। कौन करता है? तो एंजाइम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, यानी हमारा सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है आर्यभट्ट है। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो था उसका नाम आर्यभट्ट है। तो ये बताइए कि उसको कब छोड़ा गया था? तो आपको इसका ऑप्शन हमारे पास है 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966, 2 दिसंबर 1975। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट हमारा जो है प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो ऑप्शन हमारे पास है 4 फरवरी 1975, 8 मई 1974, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A छोड़ा गया था। इनसैट 2A क्या है? तो इनसैट 2 एक मौसमी उपग्रह। ठीक है, तो कब छोड़ा गया? से 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम कहाँ होता है, किस टेम्परेचर पर होता है? तो ऑप्शन मेरे पास है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन, या -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 डिग्री -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए कौन सी कितनी टेम्परेचर पर पानी का वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी वॉल्यूम जो होता है मिनिमम होता है, किस में होता है? तो ये बता देंगे हम लोग -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पूछेगा तो घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, लेकिन आपसे आयतन पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला ही हमारा होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर डेंसिटी कम रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम हमारा कम होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 डिग्री यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक है तो यकीनन है कि वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अब अगर पूछ लेगा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कहाँ यूज करते हैं? जो गाड़ी का जो मिरर होता है ना, साइड मिरर जो होता है उसमें किसका यूज किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर बोलेगा दूर दृष्टि के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहा है कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? यानी इंद्रधनुष जो है हमें 12 बजे किस दिशा में दिखाई देगा? ऑप्शन आपके पास है पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, या 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाया जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 12 बजे जो होता है इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए इंद्रधनुष जो होता है हमेशा जो होता है सूर्य के यानी सन जो हमारा होता है सन के अपोजिट में होता है। ठीक है, और सन के अपोजिट में होता है। और 12 बजे जो सन होता है हमारे ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, यानी ठीक वो समकोण पे होता है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि सूर्य के यानी सन के अपोजिट में होना चाहिए। लेकिन 12 बजे जो होता है सन जो होता है हमारे ठीक सर के ऊपर होता है और ठीक समकोण होता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा क्या होगा? 12 बजे कोई इंद्रधनुष नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दूरदृष्टि के लिए। ठीक है, यानी हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। दूरदृष्टि को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या अवतल दर्पण। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कौन सा? यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। किसमें? दूरदृष्टि के लिए। अगर आपसे पूछ दिया निकट दृष्टि के लिए तो हम क्या करेंगे? अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, अगर पूछेगा कि आप बिंदुकता के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप बिंदुकता के लिए हम लोग बेलनाकार यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये बताइए कि फ्यूज का जो सिद्धांत है, जो फ्यूज हम लोग आते हैं अपना घर में फ्यूज जो लगा रहता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे काम करता है कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पे काम करता है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव काम करता है? किस पर काम करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। किस पर? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। कौन? फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज का सिद्धांत जो होता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये बताइए कि धोने वाला सोडा जो बोलते हैं, धोने वाला सोडा, ठीक है, इसको किस रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी धोने वाला का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है NaOH, Na2CO3, NaCO3, CaOH2। तो हमारा ये हो जाएगा धोने वाला सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट्स को बोलते हैं। ठीक है। अब NaCO3 आप दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर पूछेगा धोने वाला सोडा क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने का यूज किस में करते हैं? तो धोने में कार्बोनेट का यूज करते हैं। और कि खाने में कैसे, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, यानी खाने वाला सोडा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसको याद करने का आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर बाइकार्बोनेट जहाँ पे लग रहा है, खाना कौन बनाता है? तो बाई बनाती है खाना। तो बाई क्या हो गया? NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें होता है? खाने वाला सोडा। जबकि धोने वाला सोडा कपड़ा कौन धोएगा? तो भी बाई धोएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें H जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। बाइकार्बोनेट का मतलब इसको याद करिएगा, बाई मतलब खाना बनाती है बाई, तो हमारा बाई हो जाएगा NaCO3 क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जबकि पूछ रहा है कि धोने वाला सोडा क्या बोलते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, चलते अपने। अब देखिए इसमें NaOH भी दिखा है, ये क्या है? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अरे CaOH का होल टू क्या होता है? तो ये हमारा हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ जो है वो इनमें से कौन सा है? क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस पानी है, निर्जल पानी है, या ठोस हाइड्रोजन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CO2 है। ये ऑलरेडी देखा जाए तो ये क्या है? ठोस, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन सा कण रहता है? नाभिक, परमाणु के जो नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है? क्या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन एवं कण रहता है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन एवं पॉजिट्रॉन रहता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के नाभिक में, यानी एटॉमिक के नाभिक में, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्न में कौन सी गैस आंसू गैस की तरह काम करता है? यानी इनमें से कौन सा गैस जो है हमारा वो आंसू गैस की तरह काम करता है? तो ऑप्शन मेरे पास है H2, SO2, N2 या Cl2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा SO2। SO2 जो होता है हमारा वो आंसू गैस की तरह काम करता है। और ये SO2 जो हमारा होता है अम्ल वर्षा में भी काम आता है। अम्ल वर्षा में SO2 प्लस H2SO4 दोनों मिल जाता है, तो हमारा क्या होता है? अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, जो काफ़ी घातक होता है। तो आंसू गैस की तरह कौन काम करता है? तो हमारा ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हमारा आंसू गैस की तरह काम करता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे का काम लाया जाता है? यानी इनमें से कौन सी धातु ऐसा है जो हवाई जहाज को बनाने में और रेल डिब्बे का जो पुर्जा होता है, यानी पुर्जा मगर होता है कि जो एक्सेसरीज बोल सकते हैं आपको, तो उसको बनाने में काम किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, या कॉपर है? तो आपके पास आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम यूज करते हैं। हवाई जहाज में एल्युमिनियम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसके पीछे भी कारण है। देखिए हवाई जहाज में अगर लोहा यूज करेंगे तो लोहा बहुत भारी होता है, इसलिए हवाई जहाज में लोहा का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, यानी वेट को कम करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए, ये 30 क्वेश्चन आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारा कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप ये बताइए कि इस 30 क्वेश्चन में आप जो है कितने क्वेश्चन कर पाएँ, या आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, आपको कोई नहीं रोकने वाला इस बार रेलवे में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो इस सीरीज़ को आप आगे बढ़ाइए। तो हम कल से जो नया वीडियो जो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन के साथ में और ऐसे ही प्यारा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे हुए वो सारे क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।